गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट 3 मैथमेटिक्स के एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पेपर की। पिछली क्लास में हमारा टॉपिक साइक्लिक ग्रुप्स था। हमने साइक्लिक ग्रुप्स को डिफाइन किया था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स की चर्चा करेंगे। तो चक्रीय ग्रुप के कुछ प्रमेय हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला थ्योरम स्टेटमेंट क्या है? ये कहते हैं कि एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज़ 2 एंड ओनली 2 जनरेटर्स, यानी प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के 2 और केवल 2 ही जनक होते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि हर एक साइक्लिक ग्रुप जो कि इनफाइनाइट है उसके सिर्फ 2 जनरेटर्स ही हो सकते हैं। प्रूफ करने के लिए मान लेते हैं कि G जो है एक साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय A, और ये साइक्लिक ग्रुप इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। तो इसका जनरेटर A है और ये अपरिमित चक्रीय ग्रुप है। तो हम जानते हैं कि अपरिमित चक्रीय ग्रुप जो है, चक्रीय ग्रुप में अगर जनरेटर A है तो A इन्वर्स भी इसका जनरेटर होगा। तो हमारे पास में 2 जनरेटर्स A और A इन्वर्स हैं। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये A और A इन्वर्स जो हैं ये दोनों अलग अलग हैं। सो लेट अस शो दैट A इज़ नॉट इक्वल टू A इन्वर्स। तो हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन या विरोधाभास से प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि यदि संभव है कि A इज इक्वल टू A इन्वर्स, देन अगर A इन्वर्स के बराबर है तो इसको हम देख सकते हैं कि A डॉट A इज इक्वल टू A इन्वर्स डॉट A, यानी कि डॉट से मतलब यहाँ पर जो भी बाइनरी ऑपरेशन आपके ग्रुप का है उससे है। तो अगर हम कह रहे हैं कि A इन्वर्स के बराबर है तो राइट मल्टीप्लाई जब हमने A से किया इस इक्वेशन को दोनों तरफ, तो लेफ्ट में हमें मिला A स्क्वायर, और A इन्वर्स A हम जानते हैं E के बराबर है, जहाँ E आइडेंटिटी होगी ग्रुप की। तो A स्क्वायर में A स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया। इसका क्या मतलब हो गया कि ऑर्डर ऑफ A या तो 2 होगा या 2 से कम। तो ऑर्डर ऑफ A अगर 2, क्योंकि 1 तो आपका A है ही, तो ऑर्डर ऑफ A अगर 2 है इसका मतलब ऑर्डर ऑफ G इज ऑल्सो इक्वल टू 2, क्योंकि हमने प्रूव किया था पिछले थ्योरम्स में कि ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। तो अगर हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप 2 आता है तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हमने शुरू में हमें दिया हुआ है कि ग्रुप जो है वो इनफाइनाइट है, तो उसका ऑर्डर फाइनाइट नहीं हो सकता है। इसका मतलब हमने जो अजम्पशन किया था कि A इज इक्वल टू A इन्वर्स वो गलत है। A इज़ नॉट इक्वल टू A इन्वर्स एंड देयरफॉर A इज़ नॉट इक्वल टू A इन्वर्स प्रूव होता है। अब A और A इन्वर्स 2 जनरेटर्स तो हमें मिल गए। अब हमें क्या प्रूव करना है कि इसके 2 और सिर्फ 2 जनरेटर्स हैं, यानी A और A इन्वर्स 2 जनरेटर हो गए। इसके अलावा हमें प्रूव करना है कि कोई भी जनरेटर इस इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में नहीं है। तो इसको हमें प्रूव करने के लिए फिर से हम कॉन्ट्राडिक्शन लेते हैं। तो लेट इफ पॉसिबल A की पावर M इज ऑल्सो अ जनरेटर ऑफ G, जहाँ M हम ले रहे हैं 1 और -1 के अलावा कोई इंटीजर, क्योंकि A और A इन्वर्स हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये तो इसके जनरेटर हैं। तो इसके अलावा हमने कहा कि इसका एक और जनरेटर है A टू दी पावर M, जहाँ M 1 और -1 के बराबर नहीं है। तो अगर A की पावर M इस ग्रुप का जनरेटर है और A इस ग्रुप का कोई भी हम अवयव लेते हैं, तो इसका मतलब A को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज सम इंटीग्रल पावर ऑफ A की पावर M। तो हमने कहा कि अगर A G का एलिमेंट है, इसका मतलब कोई एक इंटीजर n एग्जिस्ट करेगा कि हम इस A को AM की इस इंटीग्रल पावर n के रूप में लिख सकें, यानी A इज इक्वल टू A टू द पावर M की पावर n। या हम लॉ ऑफ इंडिसेस लगाएं तो हमारे पास आता है A इज इक्वल टू A टू द पावर Mn। राइट मल्टीप्लाई करें A इन्वर्स से दोनों तरफ, तो ये आता है A की पावर A इंटू A इन्वर्स इज इक्वल टू A टू दी पावर M A इन्वर्स, यानी कि A इन्वर्स हो गया E इज इक्वल टू A टू दी पावर Mn माइनस 1। इसका मतलब क्या हो गया कि A की पावर Mn माइनस 1 E के बराबर है। इसका मतलब फिर से ये हो गया कि ऑर्डर ऑफ A इज़ फाइनाइट। ऑर्डर ऑफ A फाइनाइट है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ G इज़ ऑल्सो फाइनाइट, विच इज़ अगेन अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने ये माना है कि G जो है वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। इसका मतलब A की पावर M, जहाँ M 1 और -1 नहीं है, इट ऑल्सो इज़ नॉट अ जनरेटर ऑफ G। हैंस हमने सिद्ध किया कि G जो है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है,
तो उसके दो और सिर्फ दो जनरेटर्स होंगे, एक तो ए और एक ए इनवर्स। अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर। नेक्स्ट थ्योरम स्टेट करता है कि एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इनफाइनाइट, यानी कि अपरिमित चक्रीय ग्रुप का, अपरिमित इनफाइनाइट चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उचित उपसमूह अपरिमित होता है। कि जो आपका प्रॉपर सब ग्रुप हैं किसी भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के, वो भी इनफाइनाइट ही होंगे। तो अगर हमारे पास में जी कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसका प्रत्येक प्रॉपर सब ग्रुप भी इनफाइनाइट होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए फिर से हमने मान लिया कि लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप है जिसका जनरेटर ए है, और H इसका कोई प्रॉपर सब ग्रुप ले लिया हमने। देन तो प्रीवियस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, H इज इक्वल टू ए टू द पावर m के द्वारा जनरेट होगा, वेर m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच a की पावर m H को बिलोंग करता है। यह थ्योरम हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो लेट इफ पॉसिबल हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू P, वेर P इज एनी नेचुरल नंबर। तो ऑर्डर ऑफ H अगर P है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर m भी P होगा। क्यों? क्योंकि ये H जो है a की पावर m के द्वारा जनरेट किया हुआ चक्रीय ग्रुप है, और हम ये भी प्रूव कर चुके थे पिछली क्लासेस में कि ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। तो यदि H a की पावर m से जनरेट होने वाला सब ग्रुप है G का, तो उसका ऑर्डर P है, तो a की पावर m का ऑर्डर भी P होगा। अब a की पावर m का ऑर्डर p होने का मतलब है a की पावर m की पावर p इज इक्वल टू e, यानी कि a की पावर mp इज इक्वल टू e यूजिंग लॉ ऑफ इंडिसेस। और अगर a की कोई इंटीग्रल पावर mp पावर e के बराबर आती है, इसका मतलब a का ऑर्डर फाइनाइट है। a का ऑर्डर फाइनाइट है और a जो चूंकि g का कोई अवयव है, बिकॉज g इज जनरेटेड बाई a, तो a तो g को बिलोंग करेगा ही। इसका मतलब क्या हो गया कि G का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा, जबकि हमने G को माना है कि वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। तो फिर से एक कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास मिला। हेंस आवर अजम्पशन दैट H इज फाइनाइट इज रॉन्ग, इसलिए H भी इनफाइनाइट ही होगा। अतः सिद्ध हुआ ये थ्योरम कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक प्रॉपर सब ग्रुप भी इनफाइनाइट होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम पर कि इफ G बी अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A ऑफ ऑर्डर n एंड H बी अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A टू द पावर S, then H is a cyclic subgroup of G of order n by D, where D is the HCF of n and S। क्या स्टेटमेंट है इस थ्योरम का कि यदि G कोई साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A चक्रीय ग्रुप है जिसकी की कोटि n है, n कोटि का चक्रीय ग्रुप A द्वारा जनित है G, और H जो है वो भी एक चक्रीय ग्रुप है जिसका जनरेटर A की पावर S है, तो ये कह रहा है G का n बाई D कोटि का चक्रीय उपसमूह, ये जो H है G का n बाई D ऑर्डर का चक्रीय उपसमूह है, साइक्लिक सब ग्रुप है G का H, जनरेटर A की पावर S, और इस H का ऑर्डर हमने लिया n बाई D है। ये प्रूव करना है जहाँ D जो है वो आपका n और S का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। कैसे सिद्ध करेंगे? तो मान लेते हैं हम कि जो H सब ग्रुप है, चक्रीय सब ग्रुप है G का, वो ऑर्डर m का है। तो लेट ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू m। इसका मतलब इसका जो जनरेटर है A की पावर S, उसका ऑर्डर भी m होगा, यानी कि AS की पावर m इज इक्वल टू E, यानी कि A की पावर MS इज इक्वल टू E। अगर A की कोई इंटीग्रल पावर E के बराबर आ रही है, यानी कि ऑर्डर ऑफ A जो है डिवाइड्स MS। अब ऑर्डर ऑफ A हमने माना है n, तो ऑर्डर ऑफ A अगर n है, क्योंकि G जो है साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A है ऑफ ऑर्डर n है, तो G का ऑर्डर और A का ऑर्डर बराबर होगा, यानी कि A का ऑर्डर भी n है।
तो अगर ए का ऑर्डर एम एस को डिवाइड करता है तो इसका मतलब एन डिवाइड्स एम एस। अब एम डिवाइड्स एन डिवाइड्स एम एस आ रहा है। अब हमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर हमने कहा D इज़ दी HCF ऑफ N एंड S। तो अगर D जो है HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है N और S का, तो हम मान लेते हैं R और Q कोई दो इंटीजर्स हैं विच आर रिलेटिवली प्राइम, सापेक्षिक भाज्य संख्याएं हैं। एंड N हमने मान लिया RD के बराबर और S को जो हमने मान लिया QD के बराबर। तो दोनों में D कॉमन फैक्टर हो गया, तो हमने N को मान लिया RD और S को मान लिया QD। तो D इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया N और S का। तो अब N जो है डिवाइड्स MS से हम क्या कह सकते हैं कि N मतलब RD डिवाइड्स M इंटू S, S इज़ QD, यानी RD डिवाइड्स M QD। तो D जो कॉमन है वो हट गया। इससे हमारे पास में कंक्लूजन आया कि R डिवाइड्स MQ, R डिवाइड्स MQ इम्प्लाइज R डिवाइड्स M और R डिवाइड्स Q। या तो R M को डिवाइड करेगा या Q को करेगा। क्यों? क्योंकि R और Q जो हैं वो हमने रिलेटिवली प्राइम लिए हैं। तो दिस इम्प्लाइज R डिवाइड्स M। अब R अगर M को डिवाइड कर रहा है, अब हम क्या कह रहे हैं ना, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में तो हमने N और S की वैल्यूज़ ली हैं, इक्वेशन 2 ले लिया हमने कि R डिवाइड्स M। अब A की पावर S की पावर R को हम लिख सकते हैं A की पावर RS। दिस इज इक्वल टू A टू द पावर R, S की जगह QD लगाएं तो A की पावर S की पावर R इज इक्वल टू A टू द पावर R QD। इसको हमने रीअरेंज किया तो QRD आ गया। Q हमने एक तरफ लिया, A की पावर Q और RD पावर लगाई, RD बट N के बराबर है इक्वेशन 1 के हिसाब से। तो ये हो गया कि A की पावर S की पावर R इज इक्वल टू A टू दी पावर Q पावर N, यानी कि A की पावर QN, यानी A की पावर S की पावर R इज इक्वल टू A टू दी पावर N की पावर Q। दिस इम्प्लाइज A की पावर S जो है वो E के बराबर है। तो A की पावर S की पावर R दिस इज इक्वल टू A टू दी पावर Q और A की पावर N की पावर Q जो होगा वो E के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि A का ऑर्डर N है, इम्प्लाइज A की पावर N विल बी इक्वल टू E और E की पावर Q जो होगा वो E के बराबर है, यानी कि A की पावर S की पावर R जो लिए हमने ये E के बराबर आ गया। यानी कि A की पावर S का ऑर्डर क्या होगा, या तो R या R का कोई R या इसका कोई फैक्टर। तो ऑर्डर ऑफ AS डिवाइड्स R, ऑर्डर ऑफ AS जो हमने लिया है वो हमने लिया है H का ऑर्डर, H का ऑर्डर हमने माना है M। तो दिस इम्प्लाइज M डिवाइड्स R। इक्वेशन 2 में हमने कहा था R डिवाइड्स M, इक्वेशन 3 मान रहे हैं हम M डिवाइड्स R। तो इक्वेशन 2 और 3 को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आता है R इज इक्वल टू M और R इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N बाई D द ऑर्डर ऑफ H, यानी ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू N बाई D, वेयर हमने क्या कहा, यही प्रूव करना था कि ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप इज N बाई D, जहाँ हमने D जो लिया था वो HCF लिया था N और S का।